टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 6। ठीक है, सॉरी ये पार्ट 6 है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सोसाइटी वहां की किस तरीके से थी उस टाइम, मीन्स इन द मिड 18th सेंचुरी। क्या क्या था? अरिस्टोक्रेट्स था, पीजेंट्री था। सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, अरिस्टोक्रेट्स जो कि रिच लोगों की सोसाइटी थी, धनी लोगों की सोसाइटी थी, और दूसरा पार्ट था पीजेंट्री जो कि गरीब लोगों की सोसाइटी थी। कुछ टाइम बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से लोग एजुकेटेड हुए, पढ़े लिखे लोग और प्रॉस्पेरस हुए, समृद्ध हुए, जिसके बाद वहां पे एक नया क्लास आया, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, जिनकी जो थिंकिंग थी, जो आइडिया था, वो लिबरल था। लिबरल का मतलब फ्री था, एकदम क्या है, फ्रैंक थॉट के थे वो लोग। तो अब हमें इस लेक्चर में यही पढ़ना है कि उनके जो आइडियाज थे, फ्री आइडिया, फ्रैंकनेस जो थी उनकी, वो किस पर्सपेक्टिव से थी, क्या उनके आइडियाज थे। ठीक है, लिबरल नेशनलिज्म की वाकई में मीनिंग क्या होती है, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखो लिबरल नेशनलिज्म की सिंपल मीनिंग अगर देखा जाए तो जो लिबरल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं पिछले लेक्चर में ही, लिबरल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड लीबर से मिलके, लीबर से बना है, LIBER यहाँ पे लिखा हुआ है लिबर। लिबर का मतलब होता है फ्री, यहां से हमारा आया है वर्ड लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म का दो तरीके से मीनिंग होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि पॉलिटिकल मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म या इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो तीनों चीज एक साथ बताऊंगा। ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं 1 to 7, ये टोटल आपके लिबरल नेशनलिज्म के पॉइंट्स हैं। अब इसी में कुछ पॉइंट्स आपके पॉलिटिकल लिबरल नेशनलिज्म की मीनिंग बताते हैं और कुछ पॉइंट्स इकोनॉमिक लिबरल नेशनलिज्म की मीनिंग बताते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट्स में लिबरल नेशनलिज्म पॉलिटिकल है और कौन से पॉइंट्स इकोनॉमिक है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या है इसका कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म था, इसका पॉलिटिकल मीनिंग क्या था कि ये राजनीतिक मीनिंग कहते हैं, पॉलिटिक्स कैसा चाहते थे। तो ये चाहते थे कि वहां की जो सोसाइटी है, वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो लोग बिल्कुल फ्रीली रहें, उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो क्या स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सबके पास स्वतंत्रता हो, सब लोग फ्रीली घूम फिर सकें, जो भी काम करना है फ्रीली कर सकें। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। मतलब वहां पे जो भी नियम कानून बने उसके पालन करने से पहले लॉ इक्वल हो। लॉ इक्वल हो का मतलब कि अगर लॉ बना कि हाँ रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करना है ट्रैफिक सिग्नल पे, और अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो सबके लिए जो पनिशमेंट है वो बराबर हो। ठीक है, जो भी नियम तोड़ेगा, चाहे वो एरिस्टोक्रेट्स हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, सबके लिए लॉ इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? चुनाव कह सकते हो सीधा। गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट का मतलब कि ये चाहते थे कि अभी तक तो वहां पे राजा रूल करते थे, वहां पे कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता था, पर अब ये चाहते थे कि वहां पे जो भी रूलर आए वो गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट आए, मीन्स चुनाव करके आए, पब्लिक के द्वारा इलेक्ट होके आए, पब्लिक उस गवर्नमेंट को सिलेक्ट करे, पब्लिक सिलेक्ट करे कि यहाँ पे कौन रूल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक संविधान हो। संविधान क्यों हो? देखो, अगर गवर्नमेंट आ गई, पब्लिक सिलेक्ट की गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट आ गई, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो भी ये संभव है कि जो वहां पे गवर्नमेंट आई है वो अपने मन से रूल बनाएगी, जो मन करे वो नियम निकाल देगी। तो इसके लिए जरूरी है कि कुछ लिखित संविधान हो। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बेसिकली? ये एक बाउंड्री लाइन डिसाइड करता है, ये एक दायरा निर्धारित कर देता है कि इस बाउंड्री के बीच में ही रह के, इस बाउंड्री के लिमिट में ही रह के हमारे जो भी रूलर है, गवर्नमेंट है, उसको काम करनी है। यही हमारा संविधान होता है, एक बाउंड्री डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसके अंडर में रह के जो भी वहां की गवर्नमेंट है वो काम करे। और दूसरा पॉइंट इसी में है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जो सोसाइटी में लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट करने का मतलब कि अगर सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो हर पार्ट के एक एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में हो जो उनको रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, सीधा इस यहाँ पे बेसिकली ये मीटिंग लेना गलत है, ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि सोसाइटी के लोगों की बात वहां तक पहुंचे, गवर्नमेंट तक पहुंचे और उसका निर्धारण हो, उसका जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसमें है कि एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लैरिकल प्रिविलेजेस। ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी का मीनिंग होता है एक तंत्री, कह सकते हो तानाशाह टाइप का।
तानाशाह एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, पर उस टाइप का कुछ कह सकते हो। एक तंत्रीय का मतलब कि जो वहां पे रूलर है, जो गवर्नमेंट है, वही अकेले सारे नियम्स बनाए। अभी तक क्या था, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था, मोनार्ची सिस्टम वगैरह फ्रांस में चलती थी हर जगह पे, तो ये एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट था, एक तंत्रीय था, ये किसी की नहीं सुनते थे, सिर्फ अपनी वाली करते थे। तो ये चाहते थे कि ऑटोक्रेसी जो है, एक तंत्रीय शासन जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। और दूसरा है क्लैरिकल प्रिविलेजेस। क्लैरिकल प्रिविलेजेस मतलब ये कलर्जी, क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक वर्ड पढ़े थे, कलर्जी। ये कौन थे, जो लोग चर्च से के काम से रिलेटेड थे। चर्च के जो भी, जैसे हमारे यहाँ पे साधु संत होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, ऐसे ही वहां पे जो भी लोग चर्च के काम से रिलेटेड होते थे, उनको कलर्जी बोलते थे। तो उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, ये क्लास 9 पे पढ़ चुके हो, तो उनके प्रिविलेजेस जो भी थे वो खत्म हो जाए। मीन्स किसी को भी किसी भी तरीके का प्रिविलेज ना मिले, कोई एक्स्ट्रा फायदा ना मिले। तो ये 5 पॉइंट जो था, ये सारा आपका पॉलिटिकल लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग था, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबरल नेशनलिज्म, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमिक में क्या है। तो इकोनॉमिक में बेसिकली 2 ही पॉइंट लिखा हूं, लेकिन अभी पढ़ाऊंगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। क्या है पहला पॉइंट, फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब कि व्यापार करने की छूट हो, जो आपका टेरिटरी है, जो एरिया है, उसमें कोई बाउंडेशन ना हो कि यहाँ पे आप मार्केट स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, इस मार्केट में नहीं जा सकते हैं, या किसी भी तरीके का मार्केटिंग पे आपको रेस्ट्रिक्शंस ना हो, रोक टोक ना हो, कोई बैरियर ना लगे, ठीक है। पहला क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। अभी यहां तक देखो, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन। स्टेट का मतलब क्या है, पहले जो स्टेट का मतलब होता था, अभी नेशन स्टेट तो बात का कॉन्सेप्ट है, पहले जो स्टेट का मतलब होता था वो आप बेसिकली मोनार्च या फिर वहां के जो भी रूलर थे उनको कहा जाता था, ठीक है। तो उनके द्वारा जो भी एबोलिशन लगाए गए हों, किस चीज पे, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड, मींस स्टेट के द्वारा जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हों ऑन द, किस चीज पे, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। जो भी आपकी चीजें हैं, गुड्स हैं, मटेरियल्स हैं, उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। अब देखो, ये मैंने बोला कि इसमें अभी पॉइंट्स बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगे थे आपको पता है। वहां पे गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस चलता था पहले। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस का मतलब एसोसिएशन, जो भी मर्चेंट्स, जो भी बिजनेसमैन है, वो वहां पे एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते थे, तो इस चीज को रिमूव करो। उसके बाद आपके ट्रेड बैरियर्स लगते थे। ट्रेड बैरियर्स का मतलब कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है तो उस पर आपके इंटरनल ट्रेड बैरियर्स भी लगते थे। अपने टेरिटरी में, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में, मींस कंप्लीट बाउंड्री, अगर ये पूरा का पूरा एक एरिया है तो ये अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है तो यहाँ से यहाँ जाने में इधर भी टैक्स लगता था, फिर अगर यहाँ जाना है तो इधर भी टैक्स लगता था। तो ये सारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज थे, तो वो चाहते थे कि ये सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल लिबरल नेशनलिज्म की मीनिंग, पॉलिटिकल मीनिंग और इकोनॉमिक मीनिंग। अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं कि एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था। कस्टम यूनियन क्या था, एक ग्रुप फॉर्म हुआ था जो इन रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करने के लिए कुछ लॉ लाया था, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। अब देखो जोल्वेरिन क्या है। जोल्वेरिन, ये जो जोल्वेरिन है ये एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन का मतलब, कस्टम बेसिकली कस्टम टैक्स के बारे में सुना है सबने, जो बॉर्डर पे टैक्सेस लगते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं कस्टम टैक्स को। तो कस्टम यूनियन का मतलब क्या होता है, सीमा शुल्क संघ। यूनियन का मतलब संघ होता है, तो सीमा शुल्क पे डिस्कशन के लिए, सीमा शुल्क से रिलेटेड इशू के लिए एक यूनियन बनाई गई। कस्टम यूनियन क्या है, जोल्वेरिन एक कस्टम यूनियन, सीमा शुल्क संघ। अब हिंदी में क्यों बता रहा हूं, ताकि समझ में आ जाए, याद हो जाए, ठीक है। जोल्वेरिन क्या है, अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन, अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन, कब बना था ये, तो फॉर्म्ड इन 1834। कब, 1834। व्हाट इज जोल्वेरिन, अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड इन 1834 एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। सबसे पहले इसका इनिशिएशन कहाँ हुआ, इनिशिएशन का मतलब शुरुआत, कौन शुरुआत के, किसकी वजह से ये फॉर्म हुआ, तो एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया एंड लेटर ज्वाइंड बाय अदर टेरिटरीज। बाद में और भी टेरिटरीज, जर्मनी वगैरह, इससे जर्मनी की अदर टेरिटरीज भी उससे जुड़ी, ठीक है। तो क्या था जोल्वेरिन, इट वाज अ कस्टम यूनियन formed in 1834 at the initiative of Prussia and later joined by other territories, ठीक है, and later joined by other territories। अब देखो, ये तो हो गया कि जोल्वेरिन क्या है, क्या है मतलब क्या है, वो उसकी डिफिनीशन हो गई। व्हाट वाज जोल्वेरिन, इट वाज अ कस्टम यूनियन फॉर्म्ड एट द
formed in 1834 at the initiative of Prussia and later joined by other territories. अब कि जोल्वेरिन जो फॉर्म हुई थी, एक यूनियन जो फॉर्म हुई थी, उसका काम क्या था, उसने क्या किया था? तो अगर एग्जाम में आपके आता है तो मेन 2 पॉइंट्स है। मेन कौन कौन से? पहला और दूसरा। ये जो थर्ड पॉइंट है ये उतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, हाँ ये भी था, लेकिन मेन पॉइंट्स जो है वो यही दोनों है। क्या है? एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या? वही जो आपके बाउंड्री पे मींस एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी जाने में जो टैक्सेस लगते थे उसको टैरिफ बैरियर्स बोलते थे। तो कस्टम यूनियन जो था, जो जोल्वेरिन था, उसने 2 काम किया था। पहला, इट एबोलिश द टैरिफ बैरियर्स, एंड दूसरा काम क्या था? रेड्यूस द नंबर ऑफ क्वाइंस। पहले वहां वेरियस क्वाइंस चलते थे, अलग अलग तरीके के क्वाइंस चलते थे, तो उसको रेड्यूस करके सिर्फ 2 क्वाइन छोड़ा। ठीक है, अब अलग अलग तरीके का क्वाइन चलेगा। जैसे अब यहाँ पे इंडिया में रुपया चलता है, रुपया के अलावा डॉलर भी चले यहाँ पे, उसके बाद आपके यूरोज भी चले, पाउंड भी चले, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या किया उन लोगों ने, बेसिकली यूनियन के मेंबर्स ने, कस्टम यूनियन के, जोल्वेरिन ने क्या किया, वहां पे पहले 30 टाइप्स के कॉइन थे, उस 30 को रेड्यूस करके 2 कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से पूरा देखते हैं। रुक जाओ 1 मिनट, ये पॉइंट छूट गया। प्रोमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड स्टिम्युलेट मोबिलिटी। रेलवेज को प्रमोट किया, बहुत ज्यादा रेलवे लाइंस को प्रमोट किया और मोबिलिटी बढ़ाया। मोबिलिटी का मतलब यही मूवमेंट कह सकते हो, सिंपली ट्रेड के लिए जो मूवमेंट करते हैं, तो उसको स्टिम्युलेट किया। स्टिम्युलेट का मतलब बढ़ावा दिया। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों मेन पॉइंट्स थे इसके। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं जोल्वेरिन क्या था। जोल्वेरिन वाज अ कस्टम यूनियन formed at the initiative of Prussia in 1834 and later joined by other territories. क्या था जोल्वेरिन? एक कस्टम यूनियन था जो 1834 में फॉर्म हुआ था और प्रूशिया के इनिशिएटिव पे, प्रूशिया के सिंपली कह सकते हो कि प्रूशिया ने इसका इनिशिएशन किया था, शुरुआत किया था, मार्गदर्शन किया था कह सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड लेटर ज्वाइंड बाय अदर टेरिटरीज। इसका काम क्या था? तो पहला काम था इट एबोलिश द टैरिफ बैरियर्स और दूसरा काम था रेड्यूस द क्वाइंस फ्रॉम 30 to 2। 30 to 2 मतलब 30 से 2। ठीक है, 30 to 2। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि प्रोमोटेड द नेटवर्क ऑफ रेलवेज। रेलवेज के जो भी नेटवर्क्स थे उसको प्रमोट किया एंड स्टिमुलेट द मोबिलिटी, मूवमेंट को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। जोल्वेरिन हो गया हमारा, ये हमारा पार्ट 6 था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।